Most welcome to our channel. A lot of thanks for your support, continuously supporting me. A lot of thanks again and again thanks. आज हम लोग भारत के भूगोल का 6th टॉपिक करेंगे। भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। यह कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। यह कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पे कौन कौन से हैं? तो वरेही पानी यानी भूधव लंगा नदी जो कि उड़ीसा में है, एवं नोहकालीकई ये मेघालय में है। यानी दूसरे और तीसरे स्थान पे बरेही पानी और कालीकई जो मेघालय में है, ये दोनों हैं ना। इसके बाद क्या है? कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भाड़चुक्की और वालमुरी जलप्रपात अवस्थित हैं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगेनक्कल जलप्रपात और कर्नाटक राज्य में जो है भाड़चुक्की और वालमुरी जलप्रपात अवस्थित हैं। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत का सबसे चौड़ा यानी वाइड जलप्रपात है। घोड़े के पैरों की आकृति के समान होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात क्यों कहा जाता है? घोड़े के पैरों की आकृति के समान होने के कारण ही इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। एलिफेंट जलप्रपात जो है मेघालय में है। कहाँ पे है एलिफेंट जलप्रपात? मेघालय में है। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात जो है उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। सहस्त्रधारा नाम से जो जलप्रपात है उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। आइए चार्ट देखते हैं। तो प्रमुख जलप्रपात हैं। जलप्रपात, उनकी स्थिति, राज्य कौन से होंगे और ऊंचाई कितनी होगी। सबसे पहले है कुंचिकल जो वराही नदी पर है और कर्नाटक में है, 455 मीटर की ऊंचाई पे है। वरेही पानी बुध बलंगा नदी पे और उड़ीसा में है 399 मीटर पे है, ऊंचाई पे है। नोह काली कई ये वर्षा जल से बने हैं और मेघालय में है और 340 मीटर की ऊंचाई पे है। दूध सागर जो है मांडवी पे बनी हुई है और गोवा में है, 310 मीटर की ऊंचाई पे। जोग या गरसोप्पा जो है शरावती नदी पर कर्नाटक में 255 मीटर की ऊंचाई में। यन्ना जो है नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में बनी हुई है और 183 मीटर में है की ऊंचाई पे है। शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी कर्नाटक में जो है और 90 मीटर की ऊंचाई पे, 90 मीटर की ऊंचाई पे। गोकक जो है घटप्रभा नदी पर बनी हुई है और कर्नाटक में है 52 मीटर की ऊंचाई पे। पाईकारा जो है नीलगिरी क्षेत्र पर तमिलनाडु में है और ऊंचाई नहीं पता है। चुलिया जो है वो चंबल नदी पर और राजस्थान में ये है और 18 मीटर की ऊंचाई है। पुनासा जलप्रपात जो है चंबल नदी पर राजस्थान में है, 12 मीटर की ऊंचाई पर है। बिहार जलप्रपात जो है टोंस नदी पर है, राजस्थान में है और 100 मीटर की ऊंचाई है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में 10 मीटर की ऊंचाई। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में 74 मीटर की ऊंचाई पर। चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर बनी हुई है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बनी हुई है और छत्तीसगढ़ में है, 29 मीटर की ऊंचाई है। जोग या गरसोप्पा को गांधी सागर जलप्रपात भी कहा जाता है। जोग या गरसोप्पा को गांधी सागर जलप्रपात भी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं भारत की जलवायु। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की जलवायु। अभी हम लोग भारत की भूगोल कर रहे हैं, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें 7th टॉपिक जो है भारत की जलवायु है। मौसम एवं जलवायु। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। मोमेंट, बहुत कम मोमेंट का मौसम जो है वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य क्या होता है? अपेक्षाकृत लंबे समय
की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। यानी अगर कोई मौसम आपसे पूछ रहा है यानी क्षणिक अवस्था के बारे में पूछ रहा है, और जलवायु का तात्पर्य क्या है कि अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जो है जल्दी जल्दी बदलता है चूंकि क्षणिक है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि क्षणिक है तो जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में। परंतु जलवायु जो है उसमें बदलाव जो है 50 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में आता है। यानी जलवायु में बदलाव जो है 50 या इससे अधिक वर्षों में आता है। नौ, इसके बाद क्या है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ध्यान रखना है भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। मानसूनी जलवायु का मतलब क्या है, मानसूनी जलवायु से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार यानी सीजन के अकॉर्डिंग पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, देखते हैं। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक को मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वर्ग हैं, पहला वर्ग है स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, और दूसरा है वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। तो 2 वर्गों में बांटा गया है इसको, कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको 2 वर्गों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। पहला है स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक, दूसरा है वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। 9, इसके बाद है हमारा स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। फर्स्ट वाले को डिटेल से देखते हैं। स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक जो हैं, इसमें सबसे पहले अक्षांश के बारे में डिस्कस करना है। तो अक्षांश क्या होता है, अक्षांश जो है कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। कर्क रेखा जो हमारे देश में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग जो है शीतोष्ण कटिबंध, इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग जो है, चूंकि कर्क रेखा बीचों बीच देश को 2 भागों में बांट देता है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग जो है शीतोष्ण कटिबंध में है, और कर्क रेखा के दक्षिण में जो स्थित भाग है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है, में पड़ता है। यानी कर्क रेखा के जो उत्तर में है वो शीतोष्ण कटिबंध में है, और कर्क रेखा के दक्षिण में जो है वो उष्ण कटिबंध में है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण सारा साल ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। यानी उष्ण कटिबंध जो है भूमध्य रेखा के बहुत नज़दीक होता है, इसी कारण होगा क्या, सारा साल वो ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक तथा वार्षिक तापांतर का यानी टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, का अनुभव करता है। यानी वार्षिक तापांतर बहुत कम अनुभव करता है। कर्क रेखा जो है से उत्तर में स्थित भाग जो है यानी शीतोष्ण कटिबंध, जो अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, भूमध्य रेखा से दूर होता है। इसके कारण होगा क्या, उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। अब नेक्स्ट हमारा है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत का ये तो हम लोग पढ़ रहे थे स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक में। पहला जो था अक्षांश से क्या मतलब फर्क पड़ता है, यानी हमारे जलवायु हमारे मौसम में अक्षांश के कारण क्या अंतर पड़ता है, यानी कर्क रेखा से नीचे वाले अक्षांश में क्या होगा, कर्क रेखा से ऊपर वाले अक्षांश में क्या होगा, ये चीज पढ़ रहे थे। अब हिमालय पर्वत से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह अपनी सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक डिवाइडर की भूमिका निभाता है। यह ठंडी उत्तरी पवन जो होते हैं से सुरक्षा प्रदान करती है। ये ठंडी उत्तरी पवनों से सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत जो है मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। इसके बाद तीसरा क्या पढ़ना है, समुद्र तल से ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं।
ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। विरल वायु के कारण जो पर्वतीय प्रदेश है, माउंटेन जो रीजन है, वो मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। जैसे आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी समुद्र तल से ऊंचाई का भी फर्क पड़ता है, मौसम में प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा मौसम और जलवायु में प्रभाव पड़ता है। उच्चावच, ये देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो उच्चावच है। भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। जैसे जून एवं जुलाई के बीच पश्चिमी घाट और असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा हुआ जो दक्षिणी पठार है वो पवन विमुख स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। यानी जो पवन अभिमुखी होंगे वो ज़्यादा वर्षा कराएंगे, यानी अधिक वर्षा कराएंगे, और जो पवन विमुखी यानी पवन के उल्टे दिशा में पड़ेंगे वो कम वर्षा कराएंगे। 9, इसके बाद क्या है, वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक। यानी वायुदाब और पवनों से जुड़े कारक कौन कौन से हैं देखते हैं। भारत की जो स्थानीय जलवायुओं में पाई जाने वाली विविधता को निम्न 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली जो विविधता यानी जो डिफरेंस मिलता है, जो डाइवर्सिटी मिलता है, को निम्न 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। पहला क्या है, वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण। दूसरा है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संहतियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। और तीसरा क्या है हमारा, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। तो ये जो 3 कारक अभी आप देखें, उपर्युक्त तीनों कारकों का प्रभाव जो है शीत एवं ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग होता है। अब देखते हैं शीत ऋतु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शीत ऋतु में प्रभाव, तो धरातलीय वायुदाब तथा पवने। शीत ऋतु में होता क्या है, भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय होता क्या है कि हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली जो धरातलीय पवनें हैं, भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं। ये जो महाद्वीपीय पवनें आई हैं, उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति अस्थायी नहीं होती है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसक कर पूर्व में गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप होगा क्या, मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। तो ये तो हम लोग देख रहे थे कि धरातलीय वायुदाब तथा पवने पे शीत ऋतु में क्या प्रभाव पड़ता है ना। इसके बाद है जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। ऊपरी वायु संचरण जो है के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती है। ध्यान रखना है, कोई भूमिका इसकी नहीं होगी। 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभाव के अधीन होता है। ये पवनें तिब्बत के
ये पवने तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। इन्हें कौन सी क्या कहेंगे? इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती हैं। तिब्बत की जो उच्च भूमि है इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती हैं। अवरोधक का काम करेंगी, जिससे होगा क्या? जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह को दो भागों में बंट जाता है। जेट प्रवाह जो होता है वो दो भागों में बंट जाता है। इसकी एक शाखा तो तिब्बत के पठार के उत्तर में बह जाती है और जेट प्रवाह की जो दक्षिणी शाखा है हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। यानी दो भाग में तो बट गया। पठार के इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है और जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा जो है हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति जो है फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा जो है वो भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। जेट प्रवाह का यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ना इसके बाद हमारा है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ जो है जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं साइक्लोन्स हैं बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती है और भारी बारिश होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। ये चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। तो अत्यंत विनाशकारी ये चक्रवात होंगे। अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु पर प्रभाव क्या पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु पर प्रभाव देखते हैं तो फर्स्ट में हम लोग को क्या डिस्कस करना है, धरातलीय वायुदाब और पवने पर ग्रीष्म ऋतु का क्या प्रभाव पड़ेगा। धरातलीय वायुदाब तथा पवने। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में आता है उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी जिसे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, ये ITCZ होता है, ITCZ कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। अब क्या होगा इससे, ITCZ जो है निम्न वायु दाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ITCZ निम्न वायु दाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहति विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिणी पश्चिमी दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। यही आर्द्र वायु जो है, यही आर्द्र वायु धारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। यही आर्द्र वायु धारा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। अब सेकेंड पार्ट क्या पढ़ना है इसमें, जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा।
जेट प्रवाह तथा ऊपरी वायु संचरण से क्या प्रभाव पड़ेगा? जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल जो है में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से परे नहीं जाता। यानी ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह जो है सामान्यतः 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से परे नहीं जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। 9 पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखते हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। पूर्वी जेट प्रवाह जो है वही उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो डिस्ट्रक्टिव नेचर का था उसको भारत में लाता है। ये चक्रवात महाद्वीपीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। यानी इन चक्रवातों की बारंबारता जो होती है, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौर में भारत के ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। इसके बाद हम लोग को देखना है मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु यानी चक्रवत 4 ऋतु पाए जाते हैं। जो हमारे यहाँ 4 सीजन होता है ना, 4 सीजन 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती है, मतलब बारी बारी से वो आती है। इसका कारण क्या है कि मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल ली जाती है। यानी मानसूनी पवन जो अपना दिशा पूर्णतः पूरी तरह से समय समय पर बदल लेते हैं, इसके कारण ही भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती है। सबसे पहले कौन सा ऋतु है? शीत ऋतु है, जो लगभग 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होता है। शीत ऋतु सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को। शीत ऋतु में कब से कब तक होगा? तो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होगा। दूसरा क्या है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होता है? 16 मार्च से 15 जून तक। तीसरा क्या है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक होगा। और चौथा है शरद ऋतु, जो 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक रहेगा। ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती है। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब जो है इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। मानसून पवनों के आगमन और प्रत्यावर्तन में होने वाला जो विलंब है इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ तथा जेट स्ट्रीम के कारण होती है। यानी उत्तरी भारत के मैदानी भागों में जो शीत ऋतु में अगर वर्षा हो रही है तो वो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण ही होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। आइए अब देखते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होते हैं। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ, जिसकी चर्चा इससे पहले भी हो रही थी। क्या होता है डिटेल से देखते हैं। विषुवत वृत्त पर स्थित जो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र हैं एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। क्या है ये? निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं। इस क्षेत्र में क्या होता है? व्यापारिक पवनें आके मिलती हैं। अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। एकदम इंपॉर्टेंट है ये सारे लाइंस। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के
के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। यानी जुलाई के महीने में क्या होगा कि ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। इसे कभी कभी तो मानसूनी गर्त कह देते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ये करेगा क्या? तो यह मानसूनी गर्त जो है उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर क्या होगा? ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत को पार कर जाती है। क्या होता है? ITCZ की उत्तर की ओर अगर खिसकने लगेगा, वो ITCZ जो उत्तर की ओर खिसकता है, इसके कारण होगा क्या कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री और 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत को पार कर जाती है। कॉरियोलिस बल जो है उसके प्रभाव, कॉरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यानी कॉरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। यही दक्षिण पश्चिम जो है मानसून है। इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। फिर क्या होगा? शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है और यही उत्तर पूर्व मानसून है। यानी उत्तर पूर्व मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो क्या है, ये डिटेल से भी डिस्कस हम लोग कर रहे थे। और ITCZ के बारे में ऑल अबाउट अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नाउ इसके बाद क्या है? ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर क्या कहते हैं? पूर्वी भारत में, तो इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम एवं कॉफी वर्षा कहा जाता है, जो कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत यानी केरल में आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर भी कहते हैं। यानी दक्षिण भारत केरल में आम्र वर्षा भी इसे कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो गर्म एवं शुष्क हवा होती है ना, उसको लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है। वर्षा ऋतु में क्या होता है? उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहा जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसी समय उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण यानी NITC जो है उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण क्या होगा? विषुवत रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन जो है विषुवत रेखा को पार कर फेरेल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा जो है लगभग 80% इसी मानसून से होती है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी मानसून से होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक होगा अरब सागर की शाखा और दूसरा होगा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब है क्या?
अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवन 3 शाखाओं में बंटती है। अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवन 3 शाखाओं में बंटती है। अरब सागर की एक शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यानी अरब सागर की एक शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। मानसून प्रस्फोट यानी मानसून ब्रस्ट कहा जाता है। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा जो है मुंबई के उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा कराती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। अरब सागर मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र, प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है, क्योंकि अरावली पर्वत इन मानसूनी हवाओं के समानांतर पड़ती है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती हैं। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित जो माशिनराम है मेघालय में, विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। लगभग 1141 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो माशिनराम में होती है। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से तथा 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। इंपॉर्टेंट है, मानसून की अरब सागर शाखा जो है तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से आएगी और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण, वर्षा का मौसम, समयावधि और वर्षा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है, समय अवधि कौन सी होगी उसका? तो जून से सितंबर में होता है। और वर्षा कितना ये कराएगी? तो 73.7%। दक्षिणी पश्चिम मानसून जो है जून से सितंबर में आकर 73.7% वर्षा कराती है। परवर्ती मानसून काल जो है अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है, जिसमें वर्षा कितनी होती है? 13.3%। पूर्व मानसून काल जो है मार्च से मई के बीच में होता है और 10% ये वर्षा कराता है। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून जो है जनवरी से फरवरी में रहता है, 2.6% ये वर्षा कराती है। नाउ अब देखते हैं तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। तमिलनाडु तट जो है वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। इसके लिए 2 कारक उत्तरदायी हैं। इसके 2 कारण क्या क्या हैं? पहला तो कारण है कि तमिलनाडु तट जो है बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। दूसरा कारण क्या है कि यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। तो ये 2 कारण से तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। ना इसके बाद क्या है? मानसून में विच्छेद। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1-2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। मानसून विच्छेद क्या होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा हो जाए अगर, और उसके बाद यदि 1-2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इसे ही मानसून विच्छेद कहा जाता है।
ये विच्छेद क्या है? ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कारण होता है। पहला कारण क्या है कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ जो पढ़े थे की स्थिति में बदलाव आने से होता है। दूसरा कारण क्या है? पश्चिमी तट पर मानसून जो है विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगे। तीसरा कारण क्या होगा? राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की जो विलोमता है, वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। तो ये 3 कारण था। अब देखते हैं मानसून का निवर्तन। मानसून का निवर्तन, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। यानी मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तरी पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़ से समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु यानी कोरोमंडल तट पर में जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी के महीने में वर्षा करती है। यानी लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून का रूप में तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में भी वर्षा करती है। यानी जनवरी फरवरी के महीने में भी कोरोमंडल तट पर यानी तमिलनाडु में वर्षा जो होती है ना, इसी कारण से होती है। 9. शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल यानी रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहा जाता है। शरद ऋतु को ही मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है, रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी में भी और अरब सागर में भी दोनों जगह उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से होगा क्या, साइक्लोन से होगा क्या कि पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र जैसे कि गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है। भारत का जलवायु प्रदेश। तापमान एवं वर्षा जलवायु के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, तापमान और दूसरा क्या है, वर्षा। जलवायु के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन्हें जलवायु वर्गीकरण के सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु के वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। फिर भी जलवायु की जो वर्गीकरण है एक जटिल प्रक्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कोपेन ने एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइंस, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। कोपेन की पद्धति पर आधारित जो है भारत की जलवायु निम्न 5 प्रकार की हैं। यानी कोपेन की पद्धति पर आधारित जो भारत की जलवायु है निम्न 5 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? पहला जो पार्ट है वो है उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ सारा वर्ष औसत मासिक तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। दूसरा क्या है? शुष्क जलवायु जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत ही कम होता है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, कहलाता है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है, जिसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। शुष्कता अधिक है तो वह मरुस्थल होता है, यानी कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट होगा। गर्म जलवायु जो है जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। गर्म जलवायु कौन सा होगा? तो जहां सबसे ठंडे महीने का औसत
तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। आइए अब अल नीनो और भारतीय मानसून के बारे में पढ़ते हैं। अल नीनो क्या होता है और भारतीय मानसून पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। कितने दिनों बाद? 5 साल या 10 साल में प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़, मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन ये सीजन में, मौसम में ले आता है। वेदर में एक्सट्रीम कंडीशन लाने वाला कौन है? तो अल नीनो है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में ये प्रकट होता है। कहाँ पे प्रकट होता है? पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। इससे भारत का भी और अनेक स्थानों का मौसम जो है प्रभावित होता है। अल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। ये जो दोनों धारा देख रहे हैं, पेरुवियन और हम्बोल्ट धारा, ये दोनों ठंडी जलधारा है। तो जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। यह धारा क्या करती है? पेरू तट के जल का तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। इसके परिणाम क्या क्या होंगे देखते हैं। पहला परिणाम क्या होगा? भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति। भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति। दूसरा परिणाम, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता। तीसरा परिणाम, प्लवक की मात्रा में कमी, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। प्लवक अगर घट जाएंगे तो मछली उनको खा नहीं पाएगी और मछली की संख्या भी घट जाती है। प्लवक की मात्रा में कमी से क्या होगा? जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है। नाउ नेक्स्ट हमारा है, भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का उपयोग होता है। यानी अगर भारत में मानसून की लंबी अवधि का पूर्वानुमान लगाना है तो आपको अल नीनो का उपयोग करना होगा। अल नीनो जो है शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बनता है। अल नीनो क्या करता है? शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बनता है। यानी शीतकाल में आपको अगर ठंडा कम लग रहा है तो ये इसका कारण अल नीनो ही होता है बहुत बार। और ग्रीष्मकाल के दौरान यह शुष्क परिस्थितियों और कम मानसून का कारण बनता है। और ग्रीष्मकाल के दौरान ये करेगा क्या? तो शुष्क परिस्थिति ले आएगा और कम मानसून का कारण बनता है, मतलब बहुत कम वर्षा कराता है। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईशा। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है? बालक ईशा। क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है, इसीलिए इसको बालक ईसा के नाम से जानते हैं। शाब्दिक अर्थ इसका यही है, बालक ईसा। क्योंकि यह धारा क्या होती है कि दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। पेरू में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। पेरू में जो दक्षिणी गोलार्ध में है दिसंबर गर्मी का महीना होता है। नो, अब फोर्थ हमारा पॉइंट क्या था? सब टॉपिक हिम जलवायु, जहां सबसे गर्म महीने का औसत तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। हिम जलवायु क्या है? तो जहां सबसे गर्म महीने का औसत जो है तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। पांचवा क्या है? बर्फीली जलवायु, जहां सबसे गर्म महीना जो होगा का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। कोपेन ने
कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है। कोपेन ने क्या किया कि जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है। इन्होंने अंग्रेजी के बड़े वर्ण एस को, कैपिटल लेटर एस जो है को अर्ध मरुस्थल के रूप में डिनोट करने लगे ये, और डब्लू, कैपिटल डब्लू से क्या डिनोट किए, मरुस्थल के लिए प्रयोग किया। इन्होंने अंग्रेजी के बड़े वर्ण कैपिटल एस को अर्ध मरुस्थल के लिए और डब्लू, कैपिटल डब्लू जो है को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उपविभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के छोटे वर्णों का प्रयोग, यानी स्मॉल लेटर, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से, इसी प्रकार उपविभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है। जैसे स्मॉल एफ अगर कहीं लिखा हुआ है इसका मतलब पर्याप्त वर्षण है। स्मॉल एम लिखा हुआ है इसका मतलब शुष्क मानसून होते हुए वर्षा वन है। स्मॉल डब्लू लिख दिया है कहीं पे, यानी शुष्क शीत ऋतु है। स्मॉल एच है यानी शुष्क और गर्म है। स्मॉल सी है यानी 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। और स्मॉल जी लिखा हुआ है इसका मतलब गंगा का मैदान है। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। ये सब आपको लर्न रखना होगा। कैपिटल एस को अर्ध मरुस्थल माना जाता है, यानी कैपिटल एस से अर्ध मरुस्थल को दिखाया जाता है। कैपिटल डब्लू से मरुस्थल के लिए प्रयोग किया जाता है, कैपिटल डब्लू मरुस्थल के लिए प्रयोग किया जाता है। स्मॉल एफ क्या था, पर्याप्त वर्षण। स्मॉल एम क्या था, शुष्क मानसून होते हुए वर्षावन। स्मॉल डब्लू क्या था, शुष्क शीत ऋतु। स्मॉल एच क्या था, शुष्क और गर्म। सी क्या था, स्मॉल सी 4 महीनों में कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक। और स्मॉल जी जो है गंगा का मैदान है। इस तरह से भारत के जलवायु को कोपेन के हिसाब से 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, जलवायु के प्रकार और क्षेत्र। तो सबसे पहला जलवायु का प्रकार क्या है, ए कैपिटल एम और डब्ल्यू स्मॉल। ए कैपिटल एम और डब्ल्यू स्मॉल। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। इसका मतलब है कि लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। अगर कहीं जलवायु में ए कैपिटल एम स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वहाँ की जलवायु लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार की है। जो कहाँ पे है, तो हमारे देश में गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट, गोवा के दक्षिण में भी और भारत का पश्चिमी तट में भी ये इस टाइप की जलवायु मिलती है। दूसरा क्या है, कैपिटल ए है और स्मॉल एस है। कैपिटल ए स्मॉल एस, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार। ये क्या होगा, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार। क्षेत्र कौन सा होगा, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तीसरा क्या है, कैपिटल ए है और स्मॉल डब्ल्यू है। कैपिटल ए स्मॉल डब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार है। कहाँ पे पाया जाता है, कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग ऐसे ही जलवायु वाले हैं। यानी कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग जो है इसी कंडीशन का होगा, इसी जलवायु का होगा। चौथा क्या है हमारा, कैपिटल बी, कैपिटल एस और एच डब्ल्यू जो है वो स्मॉल लेटर में। कैपिटल बी, कैपिटल एस, एच डब्ल्यू स्मॉल लेटर में। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, इसका मीनिंग क्या है, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। ये कहाँ होगा, उत्तर पश्चिम गुजरात में, पश्चिम राजस्थान में और पंजाब के कुछ भाग में। पांचवा क्या है हमारा, कैपिटल सी, डब्ल्यू और जी स्मॉल में। कैपिटल सी और डब्ल्यू और जी स्मॉल में शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। शुष्क जो है शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। गंगा का मैदान ये कहाँ पे है, तो गंगा का मैदान में ऐसी जलवायु मिलेगी, पूर्वी राजस्थान में मिलेगी, उत्तरी मध्य प्रदेश में, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश में भी ये जलवायु आपको देखने को मिल जाएगी। छठा जो जलवायु प्रकार है वो क्या है, कैपिटल डी लिखते हैं, स्मॉल एफ स्मॉल सी। कैपिटल डी स्मॉल एफ स्मॉल सी, लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश।
लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश है। ये इस तरह की जलवायु कहाँ आपको देखने को भारत में मिलेगी? तो अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा ऐसा। अब इसके बाद सेवेंथ हमारा क्या है? कैपिटल ई केवल अगर लिखा हुआ कहीं रहता है इसका मतलब ध्रुवीय प्रकार है। ये ध्रुवीय प्रकार की जलवायु होती है जो कहाँ मिलेगी भारत में आपको? तो जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसी आपको जलवायु देखने को मिलेगी। ये पूरा चार्ट जो है कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश थे और सबका मीनिंग हम डिटेल से बताए। जलवायु के प्रकार कैसे होंगे, क्षेत्र कैसा होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को आपको याद रखना है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। भारत के भूगोल का नेक्स्ट जो टॉपिक है भारत की मृदाएं। आइए देखते हैं भारत की मृदाएं कैसी कैसी हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है भारत की मृदाएं का। सॉइल्स ऑफ इंडिया, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को ही मृदा विज्ञान कहा जाता है, पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान यानी पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है जो निम्न प्रकार के हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है जो निम्न है। पहला जो टाइप है मिट्टी का वो क्या है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होता है? एलुवियल सॉइल कहते हैं इसको। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। इस मिट्टी में पोटास बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। क्या क्या चीज़ कम होगा? नाइट्रोजन कम होगा, फास्फोरस कम होगा और ह्यूमस बहुत कम होगा। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। यानी भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा और इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास आपको बहुत मिलेगा और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह मिट्टी जो है भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का ही बना हुआ है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान यानी नॉर्थ प्लेन जो है, नॉर्दर्न प्लेन, और कोस्टल मैदान यानी कोस्टल प्लेन, ये भी आपको जलोढ़ मिट्टी का ही बना हुआ है। यह 2 प्रकार की होती है। पहला होता है बांगर, दूसरा होता है खादर। यह 2 प्रकार की होती है, एक बांगर होता है, दूसरा खादर होता है। इसके बाद है पुराने जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी जो है उसको खादर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यानी जलोढ़ मिट्टी जो है उर्वरता के दृष्टिकोण से यानी फर्टिलिटी के व्यू से अगर देखें तो ये बहुत अच्छा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल यानी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसकी उर्वरता जो है काफ़ी अच्छी होती है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दूसरी मिट्टी कौन सी है? काली मृदा, ब्लैक सॉइल। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। कैसे होता है इसका निर्माण? तो इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान जो हैं उनके टूटने फूटने से हो जाता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा होगा? आयरन बहुत होगा, चूना बहुत होगा, एल्युमिनियम बहुत होगा और मैग्नीशियम बहुत होगा। इसमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग जो है, इस मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? तो इस मिट्टी का काला रंग जो है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म यानी ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। क्या क्या चीज़ के कारण? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म यानी ह्यूमस की उपस्थिति के कारण ही इस मिट्टी का जो रंग है काला होता है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। क्या क्या कम होगा? इसमें फास्फोरस की, नाइट्रोजन की और जैव पदार्थों यानी ह्यूमस की कमी होती है।
इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कपास की खेती यानी कॉटन की जो फार्मिंग होती है ना, इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को भी उगाया जा सकता है। भारत में काली मिट्टी जो है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर और तिरुनलवेली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। इन सब जगहों पे भारत में काली मिट्टी पाई जाती है। अब है तीसरा हमारा लाल मृदाएं, रेड सॉइल। इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। क्या क्या बहुत होगा? इसमें सिलिका और आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है। अब लाल मिट्टी जो है का रंग लाल कैसे आया? तो लाल मिट्टी का रंग लाल जो है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। लेकिन जल मिक्स जब हो जाता है तो यह पीली दिखाई पड़ती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। यह कैसी मिट्टी होती है? अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। क्या क्या चीज़ की कमी होगी? नाइट्रोजन भी कम होगा, फास्फोरस भी कम होगा और ह्यूमस की भी कमी होगी। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। मतलब ये उर्वर नहीं होती है और ये बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज की कृषि की जाती है। क्या क्या चीज़ की कृषि होगी? इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें एवं मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में यह मिट्टी जो है आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग यानी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये। मेघालय में 3 पहाड़ी हैं, ये ऑलरेडी हम लोग 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं कि मेघालय में तीनों पहाड़ी, यही 3 पहाड़ी है जो मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश न मौसम डाम में करवाती है। तो मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में भी, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र में भी और महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। अगर आप इसकी उर्वरता बढ़ाना चाहते हैं तो चूना का इस्तेमाल आपको करना होगा। अब नेक्स्ट है हमारा लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदाएं यानी लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट मृदा क्या होती है? ये उच्च ताप एवं लेटेराइट मृदा जो है उच्च ताप हो, भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ताप बहुत ज़्यादा हो और भारी वर्षा हो, उस क्षेत्र में यह विकसित होती है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक जो हैं से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। वर्षा के साथ क्या होगा कि चूना और सिलिका तो बह के चले जाएंगे आगे, लेकिन लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक जो हैं, लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर ये मृदाएं शेष रह जाएंगी। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु जो हैं ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। उच्च तापमान में जो आसानी से पनपने वाले जीवाणु हैं, इसमें जो ह्यूमस की मात्रा होती है उसको तेजी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ यानी ह्यूमस, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। क्या क्या चीज़ की कमी होगी? तो जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है।
लौह ऑक्साइड भी ज़्यादा होगा और पोटास भी ज़्यादा होगा। लेटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। सैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट और भूमिगत जलवायी लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी सैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को 3 रूप में बांटा जाता है। एक होती है गहरी लाल लेटेराइट, दूसरी होती है सफ़ेद लेटेराइट और तीसरा होता है भूमिगत जलवायी लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लेटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। क्या क्या चीज़ ज़्यादा होगा? लौह ऑक्साइड और पोटास बहुत ज़्यादा मिलेगा इसमें। इसकी उर्वरता जो है कम होती है, उर्वरता बहुत कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में जो है कुछ खेती की जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती जो है लाल लेटेराइट मृदाएं इसके लिए बहुत उपयुक्त है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो काजू जैसे वृक्ष वाली फसलों की खेती होती है तो लाल लेटेराइट जो मिट्टी है, मृदा है, अधिक उपयुक्त इसके लिए है। सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है। सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायी लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी जो है चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। क्या क्या चीज़ के लिए? लेटेराइट मिट्टी में चाय भी उपज सकता है, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी मृदा होती है? लेटेराइट मिट्टी। अब नेक्स्ट हम लोग को देखना है पांचवा क्या है? शुष्क मृदाएं। शुष्क मृदा क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, देखते हैं। यह मृदा सामान्यतः संरचना से कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, स्ट्रक्चर इनका कैसा होगा? बलुई होगी। और प्रकृति कैसा होगा? प्रकृति से लवणीय होती है। यह मृदा जो है सामान्यतः संरचना से बलुई होंगी और लवणीय होंगी प्रकृति की। इनका जो रंग होता है लाल से लेकर किसमिसी तक होता है, यानी लाल से लेकर किसमिसी कलर का होता है, किशमिश के जैसा कलर का होता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। क्या क्या कम होगा इसमें? शुष्क जलवायु और उच्च तापमान तथा तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मिट्टी में क्या होगा कि नमी और ह्यूमस कम होते हैं। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त यानी बहुत कम और फॉस्फेट सामान्य मात्रा में मिलती है। नाइट्रोजन तो बहुत कम होता है लेकिन फॉस्फेट ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है, सामान्य मात्रा में मिल जाता है। कुछ क्षेत्रों की शुष्क मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों की शुष्क मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। इस मृदा की तली में कंकरों की परत चूना की मात्रा बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। यानी इस मृदा की तली में कंकरों की परत जो है बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसीलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। इसलिए अगर हम सिंचाई कर देते हैं किए जाने पे इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए जो है नमी सदा उपलब्ध रहती है और पौधे वृद्धि करते रहते हैं। ये मृदाएं अनुर्वर है, मतलब उर्वर तो होती नहीं है, उर्वर नहीं है, इनफर्टाइल हैं, क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि ह्यूमस की भी कमी है और जैव पदार्थ की भी कमी होती है, इसीलिए ये अनुर्वर कहलाती हैं। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलाक्षणिक रूप से विकसित हुए हैं। ये मृदाएं जो है विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलाक्षणिक रूप से विकसित हुए हैं। अब हमारी लवण मृदाएं हैं। लवण मृदाएं ये क्या होता है? ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं
भी कहते हैं, इसको ऊसर मृदा भी कहा जाता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। क्या क्या चीज़ का अनुपात अधिक होगा? सोडियम भी अधिक होगा, सोडियम भी अधिक होगा, पोटेशियम भी अधिक होगा और मैग्नीशियम भी अधिक होगा। यह अनुर्वर तो होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। ये अनुर्वर होती है और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। क्या क्या चीज़ कम होगा? चूना और नाइट्रोजन, वो दोनों कम होगा इसमें। ये मृदाएं शुष्क होती हैं और ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों में तथा अनूपों में पाई जाती हैं। इसका अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। यानी पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में और गुजरात में पूर्वी तट पर डेल्टाओं में ये मृदाएं देखने को आपको मिलेंगी। कच्छ के रन में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती जा रही है। हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय होती जा रही हैं और मृदा के ऊपरी परत पर नमक जमा हो जाता है। मृदा की लवणता जो है कि ऐसी समस्या से निपटने के लिए खासकर पंजाब और हरियाणा में जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। यानी लवण की जो अमाउंट है, मात्रा है, मृदा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि पंजाब और हरियाणा में जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। इसके बाद हमारा 7वां जो मिट्टी है वो पिटमय मृदाएं हैं। पिटमय मृदाएं ये क्या होता है? ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी होती है। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा एवं तमिलनाडु में पाई जाती हैं। इसके बाद हमारा है 8वां वन मृदा। वन मृदा क्या होता है? कहाँ मिलता है? क्या विशेषता है? देखते हैं। ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती हैं। ये मृदाएं जो है पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती हैं। इन मृदाओं का निर्माण जो है पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन एवं संरचना बदलती रहती है। घाटियों में से दुमटी और पांसु होती है। घाटियों में से दुमटी और पांसु होती है तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती हैं, यानी ये फर्टाइल होती हैं। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी CAZRI काजरी की स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। मिट्टी की उर्वरता में कमी का कारण, मिट्टी की उर्वरता में जो कमी होती है ना, उसके क्या क्या कारण है देखते हैं। पहला कारण होता है पोषक तत्वों का ह्रास, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दूसरा क्या है? निछालन क्या होता है? भारी वर्षा के कारण उसके पोषक तत्व बह के चले जाते हैं या उसकी उर्वरता वाले जो पिगमेंट हैं उसमें जो अच्छे चीज़ें हैं वो भारी वर्षा के कारण बह जाते हैं। अपरदन तीसरा कारण है। उर्वरता युक्त मिट्टी की सतह का ह्रास, अपरदन हो जाता है, इरोजन हो जाता है
बहुत सारे इसके रीज़न होते हैं। अपर्दन के कारण भी उर्वरता युक्त मिट्टी जो है वो सतह का कमी हो जाता है, ह्रास हो जाता है। कृषि भूमि, चौथा जो कारण है कृषि भूमि का अति उपयोग। कृषि भूमि का हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं तो वो मिट्टी की उर्वरता भी कम, इससे भी मिट्टी की उर्वरता बहुत कम हो जाती है। पांचवा जो कारण है दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन, मतलब अच्छे से कृषि मैनेजमेंट ना करें, कृषि प्रबंधन जो दोषपूर्ण होता है ना, इसके कारण भी मृदा की गुणवत्ता यानी उर्वरता में कमी हो जाती है। ये हम लोग पढ़ रहे थे मृदा की उर्वरता में कमी का कारण। 1 2 3 4 5 ये टोटल था, 5 टोटल कारण थे उर्वरता में कमी किस किस कारण से होता है। 9, भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की कमी होती है। ये मेनली रफ एस्टिमेट है कि भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः क्या क्या चीज़ की कमी होगी, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की कमी होती है। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। अब आइए देखते हैं, एक चार्ट है भारतीय मृदाएं एक नज़र में, एक शॉर्ट वे में हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारांश में। भारतीय मृदाएं एक नज़र में, मृदा कैसी है, क्षेत्र कहाँ पे मिलेगा, मुख्य फसलें कौन सी है और पोषक तत्वों की प्रचुरता कौन सी है, मतलब पोषक तत्व कौन सी है जो प्रचुर उसमें मिलेंगे। पहला हम लोग पढ़े थे जलोढ़ मृदा के बारे में, जो कहाँ मिलती थी, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के दोआब तथा समुद्र तटीय मैदान में मिलती थी। मुख्य फसलें कौन कौन सी है, तो धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहनी एवं दलहनी फसल यहाँ पे उपजाए जा सकते हैं। और पोषक तत्वों की प्रचुरता में पोटास एवं चूना की प्रचुरता होती है। दूसरी मिट्टी पर थे काली मृदा, जो कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, इन सब के लावा। महाराष्ट्र में काली मृदा कहाँ कहाँ मिलेगी, तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु का लावा क्षेत्र में। और इसमें क्या क्या उपजाए जा सकते हैं, कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार और गेहूँ। फिर इसमें प्रचुरता क्या चीज़ की होगी, तो पोटास, चूना, मैग्नीशियम की प्रचुरता। फिर इसके बाद पढ़े थे लेटेराइट मृदा के बारे में, ये एक तरह का रिवीजन हो रहा है हम लोग का, अभी जो पढ़े थे मृदा के बारे में सारा एक जगह ही है। तो लेटेराइट मृदा कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, असम में, महाराष्ट्र, उड़ीसा के पर्वत पादीय क्षेत्र में मिलेंगे आपको। और क्या क्या उपजाए जा सकते हैं, तो चाय, कॉफ़ी, रबर, शिनकोना और काजू की प्रचुरता आपको मिलेगी यहाँ पे। इसमें क्या क्या चीज़ की प्रचुरता होगी, यानी पोषक तत्व जो होंगे वो कौन कौन से प्रचुर अवस्था में होंगे, प्रचुर मात्रा में, तो लोहा एवं एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। फिर है लाल मृदा के बारे में, तो लाल मृदा कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग। इसमें क्या क्या उपजाए जा सकते हैं बहुत अच्छे से, मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूँ, मक्का। और क्या चीज़ की प्रचुरता इसमें रहेगी, तो लौह तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद है पांचवा मरुस्थलीय मृदा, ये पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। क्या क्या उपजाने में बहुत अच्छा है, तो बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज जो कोर्स ग्रेन होता है जिसको श्री अन्न भी बोला जाता है, और सरसों और जौ, यानी बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों और जौ, ये सब उपजाने में बहुत अच्छा होता है। और लवण और फास्फोरस की इनमें प्रचुरता होती है। सिक्स्थ क्या है, लास्ट पर्वतीय मृदा थी जो कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पाई जाती थी। और इसमें सेब, नाशपाती और आलू बहुत अच्छे से उपजाए जा सकते हैं। पोटास एवं फास्फोरस की प्रचुरता इसमें होती है।